हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 12th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज अपने चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर्स और उसका लेक्चर नंबर 1। बच्चों, पॉलीमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पूरे पूरे मार्क्स दिलवाते हैं। यानी कि काफ़ी इजी चैप्टर है, अगर आपसे ढंग से करेंगे तो इसमें आपको कोई इशू आएगा नहीं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर के बारे में। पॉलीमर समझते हैं सबसे पहले पॉलीमर शब्द के बारे में, क्या होता है पॉलीमर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, पॉलीमर की डेफिनेशन मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। अ पॉलीमर आर कंपाउंड ऑफ अ वेरी हाई मोलिकुलर मासेस फॉर्म बाय द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स। देखिए, जो पॉलीमर्स हैं बेसिकली पॉलीमर्स बना किससे या पॉलीमर शब्द बना किससे, इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कुछ छोटे छोटे बीड्स यानी कि कंचे कह लीजिए या मोती कह लीजिए वो हैं, और इनको मैंने क्या करा, एक धागे में पिरो दिया और ये धागे में एक साथ आ गए। तो जो एक एक कंचा था, एक एक सिंगल यूनिट थी, वो कहलाती है बच्चों मोनोमर। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक मोनो और एक मर। एक मोनो और एक मर, मरना नहीं है, मर का मतलब है यहाँ पर यूनिट और मोनो का मतलब है सिंगल। जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमर, सिंगल यूनिट। जब कोई चीज़ दो हो जाती है, एक साथ दो जोड़ी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था डायमर। जैसे हमने AlCl3 का डायमर बनाया था, NO2 का डायमर बनाया था 11th क्लास में, या पहले भी हमने बात करी 12th में भी। तो डायमर इज जब एक साथ दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। हेलो सही हम। और इस तरीके से जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, पॉलीमर। तो पॉलीमर शब्द दो सिंपल शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली का मीन्स है मैनी और मर का मतलब है यूनिट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हों, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीमर। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, लाखों करोड़ों मोनोमर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, 10-20 नहीं, लाखों करोड़ों मोनोमर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है इथीन। ठीक है, नाम सुना है किसी ने इथीन का? सबने सुना है सर, इथीन C2H4। इथीन का फॉर्मूला होता है कितना, 12 24 24,028, 28 इसका मोलिकुलर मास हो गया। अगर बहुत सारी इथीन, हेलो रोहन, बहुत सारी इथीन आपस में जुड़ जाएं, नंबर ऑफ इथीन्स आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाएंगे, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हो उसमें 28, मान लो ये जो n नंबर है, n नंबर मान लो 10⁵ है, 1 लाख है, तो कितना हो गया मोलर मास, 28 लाख हो गया, नहीं हो गया? तो मोलर मास बहुत हाई हो जाता है, मोलर मास बहुत हाई हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट आपस में मिलकर जुड़ते हैं। सो द पॉलीमर्स आर द कंपाउंड ऑफ अ वेरी हाई मोलिकुलर मास फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स। सिंपल का मतलब छोटे छोटे मोलिक्यूल्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, पॉलीमर्स। अब एक बात ध्यान देने वाली क्या है, वो बात ध्यान देने वाली ये है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैक्रो शब्द का मतलब है बड़ा, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने कहा कि जब हमने बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया तो वो एक बड़ा पॉलीमर सा बन गया, एक बड़ी सी चेन बन गई, तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि छोटे छोटे मिलकर ही बड़े बने, हो सकता है कोई एक बड़ा पत्थर हो, तो ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं, छोटे छोटे मिलकर भी बड़ा बन सकता है और अपने आप में सिंगल ऑब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है, वो भी मैक्रो है। मैक्रो 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 मैक्रो, लेकिन ये जो पहले वाला मैक्रो है ये पॉलीमर है, जो दूसरे वाला मैक्रो है वो अपने आप में बड़ा है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना, वो पॉलीमर नहीं है। तो ऊपर वाली लाइन क्या कहती है, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ठीक है जी, आई बात समझ में? इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास पॉलीथीन है। अब पॉलीथीन किससे मिलकर बना, इथीन से मिलकर बना। इथीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड उसकी क्या कहलाती है, फंक्शनैलिटी। तो एक क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगा है, इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा बच्चों, फंक्शनैलिटी को। द फंक्शनैलिटी ऑफ अ मोनोमर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। द फंक्शनैलिटी वी मीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइड्स इन अ मोलिक्यूल।
इसका क्या मतलब है? देखो देखो, जैसे मान लो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक मोनोमर है इथीन। अब इथीन में एक और इथीन जोड़ दी, एक और इथीन जोड़ दी, बहुत सारी इथीन जोड़नी है, पॉलीथीन बन जाएगी। तो इथीन में कहाँ इथीन जोड़ रहे हैं? केवल एक ही डबल बॉन्ड है, केवल एक ही डबल बॉन्ड है जहाँ से वो जुड़ सकता है। बहुत सारी इथीन आपस में से जुड़ती चली जाएंगी, डबल बॉन्ड टूटता चला जाएगा, जुड़ती चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इथीन में एक ही जगह है जहाँ पर वो जुड़ सकता है दूसरे इथीन से, दूसरे मोनोमर से। तो इथीन की फंक्शनैलिटी हो गई 1। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मोनोमर है 1,2-ब्यूटाडाइईन, 1,2-ब्यूटाडाइईन, तो 1,2-ब्यूटाडाइईन में दो जगह है जहां से वो जुड़ सकता है ना? दो डबल बॉन्ड आ गए ना, समझ रहे हो बात को? दो डबल बॉन्ड आ गए। ऐसे ही दूसरा 1,2-ब्यूटाडाइईन, उसमें भी दो डबल बॉन्ड आ गए। तो 1,2-ब्यूटाडाइईन नाम का अगर मैं मोनोमर लूंगा और उससे जो पॉलीमर बनाऊंगा, हालांकि उससे रबर बनता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पर हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इससे जो पॉलीमर बनेगा उसमें फंक्शनलिटी कितनी आई? 2 आई। तो हम क्या बोलेंगे? दैट 1,2 की जगह, सॉरी मैं 1,2 बोल रहा हूँ, 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसके अंदर जो पॉलीमर बनाने की जगह है वो दो जगह से है, तो इसकी फंक्शनलिटी कितनी हो गई? 2। सो द फंक्शनैलिटी इज द साइट, वो जगह जहाँ से बॉन्ड जुड़ सकता है, जहाँ से मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, वो कितनी जगह से आपस में जुड़ सकता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाती है फंक्शनैलिटी। तो द फंक्शनैलिटी इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि पॉलीथीन में कितना है? जैसे कि पॉलीथीन में 1 है। ठीक है बच्चों, एक एक करके बताते चलेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत हो वहाँ क्या करें। क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में सर बॉन्ड की रिस्पेक्ट में भी, हाँ बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी आप बात करोगे, सेम बात कर रहा हूँ ना, बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी। चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। क्लासिफिकेशन पहली वाली कौन सी हो गई? बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि हमें पॉलीमर कहाँ से मिलेगा, हमें पॉलीमर की उत्पत्ति कहाँ से होगी या हमसे बनाएंगे कैसे। तो भैया अगर नेचर से मिल रहा है तो नेचुरल हो गया, और अगर हम बना रहे हैं तो सिंथेटिक हो गया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम लेते तो नेचर से हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे नेचर से हमें रबर मिलता है, रबर समझते हो ना, गम, हमें रबर मिला, गम मिला, नेचर से वो वाला गम नहीं जो तुम्हें नेचर दूसरे वाले लोगों के नेचरों से मिलता है गम, वो नहीं, चिपकाने वाला गम। तो जो गम मिला, रबर मिला, हम उसको हार्ड बना देते हैं, सॉफ्ट होता है हम हार्ड बनाते हैं। अब हार्ड रबर कहाँ यूज़ होता है? टायर्स बनाने में यूज़ होता है, तो सेमी सिंथेटिक हो गया। तो हमने उसके अंदर कुछ केमिकल डाले, उसको अलग, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया, वो सेमी सिंथेटिक हो गया। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? पहली क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेसिस ऑफ द नेचर, की कहाँ से वो मिल रहा है, द सोर्स, कौन सी सोर्स से वो मिल रहा है। मयंक आ रहा है बेटा समझ में? तो पहली क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? सोर्स, कौन सी सोर्स से मिला। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके क्या बात करते हैं भाई? नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं, तो लिखने को भी आ जाएगा, बता तो मैंने दिया ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वही बात जो मैंने बताई है वो लिखनी है। दोज पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। बहुत छोटी सी बात है, दोज पॉलीमर्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, है ना, आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। दीज पॉलीमर्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जनरली ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम जो प्रोटीन खा रहे हैं, हम जो सेलुलोज या स्टार्च वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सब नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल है। नेचुरल रबर बहुत काम आती है, रबर है ना, उसको सेमी सिंथेटिक कर देते हैं, बात अलग है, पर काम तो बहुत आती है रबर। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल पॉलीमर्स है। नेचुरल रबर हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब क्या है? पॉलीमर्स है। फैटी एसिड्स हो गए, ये भी क्या है? पॉलीमर्स है। तो दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। या सिल्क हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब कहाँ से मिल रहा है? सिल्क, जूट, कॉटन, फाइबर्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो ये नेचुरल पॉलीमर हो गया। सर मिथाइल सेलुलोज क्या होता है बेटा? मिथाइल सेलुलोज, देखो सेलुलोज हमें कहाँ से मिला? नेचर से, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? इसके अंदर हमने मिथाइल डाल दिया, तो वो मिथाइल सेलुलोज बन गया। अब क्योंकि उसमें वो मिथाइल हमने डाला, तो एक तरीके से ये कैसा हो गया? ये सेमी सिंथेटिक हो जाएगा जब हम मिथाइल सेलुलोज की बात करेंगे, ठीक है ना। वही वही तो मैं बता रहा हूँ, जो नेचर से मिला उसमें नाइट्रोसेलुलोज, जैसे हमने पढ़ा था 10th 11th क्लास में, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से हार्ड वाटर की इम्प्योरिटीज़ को हम साफ़ करते हैं, है ना, फिल्टर पेपर की तरह, फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड अगर आपको याद हो, तो वो नाइट्रोसेलुलोज हो गया। तो सेलुलोज को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर दो तो वो सेमी सिंथेटिक बन गया,
वो फिर फिल्ट्रेशन के काम आ जाता है, वो कवरिंग के काम आ जाता है, अलग अलग काम आ जाता है। तो फिलहाल पहले कौन से हो गए हमारे पास बच्चों? पहले हो गए हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स? नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, उनके लिए एक वर्ड यूज़ करा जाता है बायोपॉलीमर्स। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक वर्ड आता है क्या? बायोपॉलीमर्स। तो स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, उनको हम बायोपॉलीमर्स भी कहते हैं, जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। याद है ना, डाइजेशन पढ़ा था हमने 10th क्लास में, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोपॉलीमर्स। ये डेफिनेशन आज तक एग्जाम में कभी नहीं आई, लेकिन आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। देखो, आए या ना आए, मुझे तो पढ़ाना है ना, हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, क्योंकि हम तो पढ़ाई के काम में हैं। हम ऐसे थोड़ी कि जो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा वो पढ़ नहीं सकते। पढ़ना तो हमें सब कुछ चाहिए, जितना हम पढ़ सकते हैं। देखो, बायोलॉजी वाले अंगूठा दिखा रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल पढ़ाओ, बायोलॉजी में तो आ ही जाएगा कम से कम बायोपॉलीमर्स। तो वो क्या कहलाते हैं? बायोपॉलीमर्स। अब बात करते हैं बच्चों अगले पॉलीमर्स के बारे में, जिनका नाम है क्या? जिनका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स? सिंथेटिक पॉलीमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सत्यानाश अगर किसी ने करा तो इन्होंने करा है। ये है वो हमारी बर्बादी के जड़। इस समय जो दुनिया खराब हो रखी है वो इनकी वजह से हो रखी है, सच बात ये है। यकीन मानना, अगर दुनिया से इन्हें गायब कर दिया जाए तो हमारा दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगी। मतलब इस दुनिया में रहने का मज़ा ही अलग आ जाएगा। ये सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जिसमें एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ हमारी दुनिया ने क्या बना रखी है? पहला एग्जाम्पल क्या है वो? पॉलीथीन। भैया पॉलीथीन, प्लास्टिक नाश कर दिया इसने दुनिया का, सच में। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हालांकि ऐसा है नहीं, हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस की वजह से ये काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी कन्वीनियंस थोड़ी सी कम कर दें, तो हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें, हम पॉलीथीन का यूज़ कम कर दें, यकीन मानिएगा एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बीइंग अ टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ये बात बताना। हम इन्हें पढ़ रहे हैं, ज़रूर पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ इन्होंने दुनिया में बहुत बदलाव लाया, लेकिन उस बदलाव के साथ साथ हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। खैर, तो वो पॉलीमर्स जो प्योरली कौन बना रहा है? मैन मेड है, यानी कि इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। देखो, हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो भगवान ने नहीं बनाई और भगवान भी उसे ख़राब नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को भगवान समझ रहे। हाँ, टेफ्लॉन भी है, बिल्कुल, ये रहा भाई, सब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा तो बिल्कुल टेफ्लॉन के होते हैं। अभी तो बहुत डिटेल में पढ़ना, अभी तो मैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ बेटा तान्या, अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बैकालाइट, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, नायलॉन तो आपको मालूम ही है ना, या टेरिलीन, टेरिकोट वगैरह, सिंथेटिक रबर, ये सब क्या है? ये मैन मेड पॉलीमर्स है। इनकी खास बात क्या है? अब टेफ्लॉन की बात करें, एक मूवी आई थी ब्लैक वाटर, और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ब्लैक वाटर कभी देखना, इंग्लिश मूवी है ब्लैक वाटर, बहुत बढ़िया मूवी लगती है मुझे। और थोड़ी बोरिंग मूवी लगेगी तुम लोगों को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री टाइप है। डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है तो स्टोरी, पर थोड़ा सा स्लो चलती है मूवी। टेफ्लॉन जिस कंपनी ने बनाया था उस पर आज भी केस चल रहा है। टेफ्लॉन इज़ वन ऑफ द पोटेंट, बहुत ताकतवर कैंसेरियस, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। टेफ्लॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर में से एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, और हम इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ नहीं बोल रही, कोई कंपनी इसके खिलाफ नहीं बोल रही, कोई एनजीओ इसके खिलाफ नहीं बोल रही। एक वकील हुए थे जिनके गांव में सबसे पहले टेफ्लॉन की वजह से लोगों को कैंसर हुआ था, अमेरिका में थे, उनके ऊपर ये स्टोरी है। वो मर गए हैं अब, लेकिन उन्होंने आज भी उस केस को लड़ने के लिए, उनके जो जूनियर्स हैं वो लड़ रहे हैं उस केस को। आज भी वो केस चल रहा है कोर्ट में, 25-30 साल से चल रहा है। ये सच्ची बात है। ये इतना बुरा हाल है, देख लो सिंथेटिक पॉलीमर्स का। तो ये क्या कहलाते हैं भाई? सिंथेटिक पॉलीमर्स। आई होप आप लोगों ने ये भी कॉपी कर लिया होगा बच्चों। तो नंबर 3 आते हैं हमारे पास, कौन से बच्चों? नंबर 3 आते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये मिलते तो नेचर से हैं, लेकिन हम उनको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर सेलुलोज को हम क्या करते हैं, सेलुलोज के अंदर हम एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें तो एसिटाइल एनहाइड्राइड सेलुलोज बन जाता है। नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें तो नाइट्रो सेलुलोज बन जाता है। अगर हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दें या कुछ और जोड़ दें तो अलग तरह का सेलुलोज बन जाता है। तो इस तरीके से, या नेचुरल रबर के अंदर हम सल्फर डाल दें तो वल्कनाइज रबर बन जाता है ना। एक क्वेश्चन आता है, भी पढ़ाऊँगा आगे जाकर,
कि व्हेन रबर में क्या ऐड करते हैं, रबर में अगर हम रबर में क्या ऐड कर दें, सल्फर ऐड कर दें, तो ये बन जाता है क्या, वल्केनाइज रबर। ये हार्ड होता है, जितना ज़्यादा सल्फर ऐड होगा उतना हार्ड होता जाएगा। तो जो आप टायर्स वगैरह में रबड़ देखते हैं, जो टायर्स के रबड़ होते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो वल्केनाइज रबड़ होते हैं। तो इस तरीके से वो भी सेमी सिंथेटिक हो गया। तो ये सब कहलाते हैं क्या, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बारी को सेमी सिंथेटिक इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना सिंथेटिक पहुंचाते हैं, ठीक। अच्छा, सेलुलोज का एक बहुत बढ़िया डेरिवेटिव है रेयॉन। बढ़िया तो मतलब इसका मतलब मैं पढ़ाई की वजह से बढ़िया कह रहा हूँ, वैसे तो फिर वही वाली बात हो गई। रेयॉन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेयॉन के ऊपर 10th क्लास से क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। रेयॉन इज अदर सेलुलोज लाइक डेरिवेटिव of cellulose nitrate, cellulose nitrate, etc. and it is a semi synthetic polymer। ये भी कैसा पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है रेयॉन। एग्जाम में आता है रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, रेयॉन के बारे में, डोंट वरी, पर फिलहाल यहाँ लिख लेंगे बच्चों। और रेयॉन को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया करता था 10th क्लास में, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, अगर आपको याद हो। और फिर उसके बाद अब आएगा पी ब्लॉक के अंदर, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या है। अब है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं क्या, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, पर यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगली क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।